दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनका इतिहास बहुत रक्त रंजित रहा है। कई जंगें लड़ी गईं जिनमें लोगों पर बहुत सारे जुल्म हुए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जो कोई भी पूरी तरह से शासन नहीं कर पाया, बल्कि वो खुद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल सके। अफगानिस्तान यानी अफगानों का देश, ये कभी एक सेक्युलर देश हुआ करता था जिसमें मंदिर भी हुआ करते थे और वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार और धर्मों को मानने वाले हुआ करते थे। पर भविष्य को कुछ और ही मंजूर था। जिस देश में लोग इतने अच्छे से रहते थे, वहाँ न जाने क्यों एक कभी न खत्म होने वाली जंग छिड़ गई। पहले बात कर लेते हैं इसके इतिहास की। कई लोग मानते हैं कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है, पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य खोजने के बाद मालूम पड़ता है कि अफगानिस्तान में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि कई धर्मों को मानने वाले लोग, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और भी कई धर्मों के लोग शामिल हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की माने तो अफगानिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था। यह मध्य युग से लेकर 1750 तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद एक दुरांत रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1893 में खींच दी और इस तरह से भारत अफगानिस्तान से अलग हो गया। मजे की बात यह है कि 1960 तक अफगानिस्तान बहुत ही सेक्युलर और नॉन रेसिस्ट देश हुआ करता था और काबुल यूनिवर्सिटी में कई देशों से लोग पढ़ने आते थे। 70 के दशक में भी यहाँ कई तरह के पब्स, डिस्कोथेक्स, सिनेमा और इसके अलावा पढ़ाई करने के लिए एक बहुत अच्छा देश माना जाता था, जिसमें किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। और यूरोप के कई देशों से अफगानिस्तान ओपन माइंडसेट में भी बहुत आगे था। आइए जानते हैं इसका घटनाक्रम कि कब और कैसे एक देश पूरी तरह से तबाह हो गया। ये कहानी शुरू होती है 1990 से। तब तालिबान का नाम पहली बार सुना था। तालिबान एक ऐसा संगठन है जो एक सुन्नी इस्लामिक आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, जिसकी शुरुआत करने वाले लीडर्स थे मोहम्मद उमर, अब्दुल बरादर, अख्तर मंसूर और हिबतुल्लाह। मोहम्मद उमर 1994 से 2013 तक तालिबान का शासक रहा। उसके बाद 2016 तक अख्तर मंसूर और हिबतुल्लाह 2016 से अब तक। तालिबान ने एक आंदोलन चला रखा है जो कि एक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित है, जिसका मुख्य केंद्र है उत्तर प्रदेश में स्थित देवबंद। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि देवबंद ही एक केंद्र है जो तालिबान और तालिबानी मूवमेंट को शुरू करने वाला है। इस बात के सबूत हमें आसानी से इंटरनेट पर मिल जाते हैं। सुनने में यह अजीब सा लगता है, पर यह सच है कि जो आज तालिबान कर रहा है वो भारत के एक मदरसे से वहाबी विचारधारा से प्रेरित एक आतंकवादी संगठन है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं सन 2001 में हुए घटना की। जैसा कि सबको पता है, 9/11 की वो घटना आज भी सबको याद है। अमेरिका के पेंटागन स्थित ट्विन टावर को हवाई जहाज की मदद से उड़ा दिया गया था और इसमें 3000 लोग मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में लगभग इतने ही लोगों को मार दिया था। दरअसल ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का लीडर और 9/11 का मास्टरमाइंड था, उसे तालिबान ने पनाह दी हुई थी। यूएस के हमले के बाद तालिबान उस जगह से भाग गया और काबुल में फिर अफगानी गवर्नमेंट आ गई और उस वक्त हामिद करजाई को यूएस की मदद से राष्ट्रपति बनाया गया। 2004 पहला राष्ट्रपति चुनाव। अब एक नई प्रणाली के तहत अफगानिस्तान का पहला चुनाव 9 अक्टूबर 2004 में हुआ। कुल मतदान प्रतिशत रहा 70 और उसमें से 55% वोट हामिद करजाई को मिले। लेकिन इसी वक्त देश के दक्षिण और पूर्व क्षेत्र में तालिबान फिर से संगठित होने लगा और विद्रोह करने लगा। 2008 से 2011 अफगानिस्तान में अमेरिका ने बढ़ाई अपनी फौजी ताकत। अब तालिबान और भी सक्रिय हो गया था और हमले करने लगा। जैसे ही यूएस को इस बात का पता चला, उन्होंने अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में भेजना शुरू कर दिया था। अब यह समय चुनाव का था। तालिबान ने पूरी कोशिश की
कि वो इस मतदान प्रक्रिया में खलल डाले और हामिद करजाई दोबारा सत्ता ना पा सके। पर इतनी कोशिशों के बाद भी हामिद करजाई फिर से एक बार प्रेसिडेंट बन गए। 2009 में ओबामा ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की संख्या लगभग दुगनी करवा दी। ओबामा का मिशन था कि वो अपने कार्यकाल में अफगानी तालिबान वॉर को पूरी तरह से खत्म कर सकें और शांति स्थापित हो सके। हालांकि वे इसे कभी न कर पाए। 2001 ओसामा मारा गया। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिकी विशेष बलों के ऑपरेशन में मार दिया गया। जून के महीने में ओबामा ने लगभग 22,000 सैनिकों को वापस बुला लिया था। 2014 नाटो सेनाओं की वापसी। जून 2014 में अशरफ गनी प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन मतदान हिंसा और धोखाधड़ी के दावों को उनका चुनाव विवादास्पद बनाता है। दिसंबर में नाटो ने अपने 13 साल लंबे लड़ाकू मिशन को समाप्त कर दिया, लेकिन अफगान सेना को प्रशिक्षित करने के लिए कई सैनिक अफगानिस्तान में छोड़ दिए। अगले वर्ष तालिबान ने भागने के बाद से अपनी सबसे बड़ी सैन्य प्रगति हासिल की। वह एक आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट भी इसी क्षेत्र में सक्रिय हो गया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में खूनी हमले कई गुना बढ़ गए, खासकर काबुल में। 2020 यूएस तालिबान डील विवादास्पद चुनाव। अशरफ गनी को एक बार फिर से 18 फरवरी 2020 को दूसरे कार्यकाल के लिए विजयी घोषित कर दिया गया। एक घोषणा को उनके प्रतिद्वंदी और पूर्व मंत्री अब्दुल्ला ने खारिज कर दिया, जो अपनी समानांतर सरकार बनाने की कसम खाते थे। 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान ने दोहा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सभी विदेशी सेनाएं मई 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ देंगी, पर शर्त है विद्रोही काबुल के साथ बातचीत शुरू करें और अन्य सुरक्षा गारंटी देने का वादा करें। सत्ता के बंटवारे के समझौते से मई में अशरफ गनी अब्दुल्ला के कड़वे झगड़े का अंत हो गया। अब्दुल्ला शांति वार्ता का नेतृत्व करने की भूमिका निभाते हैं। सितंबर में वार्ता शुरू हुई, लेकिन हिंसा बढ़ती रही और लक्षित हत्याओं की लहर के लिए तालिबान को दोषी ठहराया गया। मई 2021 विदेशी सेनाओं की वापसी। 1 मई 2021 को अमेरिका और नाटो ने अपने 9,500 सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर लिया, जिसमें से 2,500 अमेरिकी थे। मई में अमेरिकी सेना कंधार एयरबेस से हट गई। 2 जुलाई को बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन के संचालन का सबसे अहम केंद्र अफगान बलों को सौंप दिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 9/11 हमले की 20वीं बरसी से पहले यानी 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना पूरी तरह से वापस बुला ली जाएगी। मई-अगस्त 2021 तालिबानी हमले। अंतिम विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू होते ही तालिबान आतंकियों ने पूरे अफगानिस्तान में बिजली की रफ्तार में हमले शुरू कर दिए। भीतरी इलाकों के विशाल हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। तालिबान ने 6 अगस्त को दक्षिण पश्चिम में अपनी पहली प्रांतीय राजधानी जरांज पर कब्जा कर लिया। अन्य प्रमुख शहर भी कुछ ही दिनों के भीतर उनके कब्जे में आ गए, जिसमें कांधार और हेरात शामिल हैं। 13 अगस्त तक अधिकांश उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तालिबान के नियंत्रण में हो गया। इसी दौरान पेंटागन ने कहा था कि काबुल को आसन्न खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि उनका आकलन गलत साबित हुआ। अगस्त 2021 काबुली का पतन। 15 अगस्त को पूर्व में जलालाबाद पर कब्जा करने के साथ विद्रोहियों ने राजधानी काबुल को पूरी तरह से घेर लिया। यह काबुल को सरकारी नियंत्रण में एकमात्र शहर के रूप में छोड़ दिया। तालिबान से जिसका खतरा था, उन अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों को निकालने के लिए राजनयिक मिशन तेजी से काम करने लग गए। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर कथित तौर पर तजाकिस्तान भाग गए। इसके बाद तालिबान ने काबुल में प्रवेश कर लिया और राष्ट्रपति महल पर कब्जा कर लिया। एक बयान में गनी ने स्वीकारा कि विद्रोहियों की जीत हुई है। ये थी अब तक की तालिबान की हिस्ट्री। क्या आप अब भी मानते हैं कि ये वो तालिबान नहीं है, बल्कि बदल चुका है? यह महिलाओं के अधिकार की बात भी करेगा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर तालिबान लिबरल सोच रख पाएगा। इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए
कि कैसे एक देश पूरी तरह से लालच, सत्ता और कट्टर विचारधारा की वजह से समाप्त हो गया। क्या इससे भारत को भी कुछ सीखना चाहिए? क्या आप यह कथाकथित नए तालिबान का समर्थन करते हैं? प्लीज कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।